किसी भी देश की सबसे जरूरी लड़ाइयां अक्सर घोषित युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती हैं। ये वो लड़ाइयां हैं जो इतिहास की किताबों में तो शायद दर्ज नहीं होती, लेकिन देश का मुकद्दर तय कर देती हैं। आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा सांस नहीं लेगा। सुनिए, ये सिर्फ एक गैंगस्टर की धमकी नहीं थी, नहीं, ये उस अनदेखे युद्ध का ऐलान था जो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए, आज हम भारत के इसी अनदेखे युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं। हम समुद्र और जमीन पर लड़ी गई लड़ाइयों से शुरू करेंगे, फिर अंडरवर्ल्ड और आतंक के उस खतरनाक गठजोड़ को समझेंगे, आतंक के कुछ चेहरों को देखेंगे, फिर आर्थिक युद्ध क्षेत्र पर नजर डालेंगे और आखिर में भारत की नई आक्रामक नीति का विश्लेषण करेंगे। तो ये जो अनसीन वॉर है, ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दशकों से चला आ रहा एक लगातार संघर्ष है जिसे भारत की सेना और खुफिया एजेंसियां हर रोज हमारी नजरों से दूर लड़ रही हैं। और इस लंबी लड़ाई के मोर्चे वो काफी पारंपरिक भी हैं। गहरे समुद्र से लेकर घने जंगलों तक सीधी सैन्य कार्रवाइयां इस संघर्ष का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही हैं। चलिए 1971 में चलते हैं, जब समंदर में एक जबरदस्त माइंड गेम खेला जा रहा था। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी भारत के गौरव एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबोने के लिए बंगाल की खाड़ी में घात लगाए बैठी थी। जवाब में भारतीय नौसेना ने एक शानदार जाल बिछाया। उन्होंने विक्रांत को तो अंडमान में सुरक्षित छिपा दिया और उसकी जगह INS राजपूत को विशाखापट्टनम भेज दिया, जो विक्रांत के रेडियो सिग्नल प्रसारित कर रहा था। अरे इतना ही नहीं, विक्रांत के लिए भारी मात्रा में राशन का ऑर्डर देने के झूठे संदेश भी लीक किए गए, ताकि गाजी को पूरा यकीन हो जाए कि विक्रांत बंदरगाह में ही है। और इसका अंजाम पाकिस्तान का सबसे खूंखार शिकारी खुद शिकार बन गया। INS राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने गाजी को विशाखापट्टनम के तट पर ही समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। ये इस बात का शानदार उदाहरण है कि दिमागी रणनीति कभी-कभी ताकत से कहीं ज्यादा घातक हो सकती है। समंदर की गहराइयों से निकलकर अब जमीन की तरफ आते हैं, जहां 2015 में भारत की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया। मणिपुर में NSCN के उग्रवादियों ने भारतीय सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, लेकिन ये 2015 का भारत था। प्रतिक्रिया रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक थी। भारतीय पैरा SF कमांडोज ने सीमा पार की, म्यांमार में घुसे और उग्रवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, अब हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। मिलिट्री बैटलफील्ड से अब हम उस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं जहां जुर्म और आतंकवाद का एक खतरनाक कॉकटेल तैयार होता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो डोंगरी की गलियों में हफ्ता वसूली करता था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक क्रूर गैंगस्टर बना और फिर 1985 में भारत से भागकर दुबई पहुंच गया। लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से उसका सबसे खतरनाक रूप सामने आया, जब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। ये एक डील थी, एक शैतानी सौदा। ISI ने दाऊद में एक अचूक हथियार देखा, उसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह दी गई और बदले में दाऊद के विशाल तस्करी नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में RDX और हथियार भेजने के लिए किया गया। मतलब अपराध से कमाया गया काला धन अब आतंक को फंड कर रहा था। और इस नापाक गठबंधन का नतीजा था 12 मार्च 1993, जब मुंबई 12 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी, जिसमें 250 से ज्यादा बेगुनाह जानें चली गईं। दाऊद अकेला नहीं था। इस अंधेरी कहानी में और भी किरदार थे, एक से बढ़कर एक खतरनाक। आइए उनमें से एक पर नजर डालते हैं। इलियास कश्मीरी, एक ऐसा नाम जिसे ओसामा बिन लादेन के बाद पृथ्वी पर सबसे खतरनाक आदमी कहा जाने लगा। सोच कर देखिए, और ये कोई मामूली आतंकवादी नहीं था। वो पाकिस्तानी सेना का पूर्व SSG कमांडो था। उसने 2000 में एक भारतीय सैनिक का सर कलम कर उसे ट्रॉफी की तरह परवेज मुशर्रफ को पेश किया था। वो 26/11 मुंबई हमलों में डेविड हेडली का मुख्य हैंडलर था और बाद में अल कायदा का ग्लोबल ऑपरेशंस कमांडर बन गया। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। खैर, आखिरकार 2011 में वो पाकिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, जंग सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ी जाती। सबसे घातक लड़ाइयों में से एक आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जा रही थी। जरा अंदाजा लगाइए, हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए के हाई क्वालिटी जाली नोट भारतीय अर्थव्यवस्था में डाले जा रहे थे।
ये सिर्फ पैसों की नकल नहीं थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने और आतंकवाद को फंड करने का एक सोचा समझा हमला था, जिसके पीछे खानानी ब्रदर्स जैसे मास्टरमाइंड थे, जिन्हें दाऊद और आईएसआई का पूरा समर्थन हासिल था। और फिर 8 नवंबर 2016 की रात एक ऐलान और सब कुछ बदल गया। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की घोषणा। इस एक फैसले ने आतंकी नेटवर्कों और आपराधिक सिंडिकेट्स के गोदामों में जमा हजारों करोड़ के जाली नोटों को रातों रात रद्दी के कागज में बदल दिया। ये आर्थिक युद्ध क्षेत्र पर एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। गाजी का डूबना, म्यांमार में स्ट्राइक और विमुद्रीकरण, ये अलग अलग टुकड़ों में देखी जाने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। ये बदलाव है डिफेंस से ऑफेंस का। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि खतरों को उनकी जड़ में, भारत की सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब युद्ध परछाइयों में लड़े जा रहे हों, जब दुश्मन की कोई वर्दी ना हो और युद्ध क्षेत्र की कोई सीमा ना हो, तो रक्षा और आक्रमण के बीच की असली रेखा क्या है?